Hello everyone, myself Anamika Gautam and welcome you in Core Pharmacy YouTube channel। तो हमारी जो 150 MCQs की सीरीज चल रही थी, आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की 15 MCQs। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं जो कि आपके KGMU फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है, जिसका एग्जाम 14 नवंबर को डेट आई है, उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप मेरे साथ साथ अपने क्वेश्चन के आंसर भी गेस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूछा गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER बोल रहे हैं, इज एसोसिएटेड विद। जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किससे एसोसिएट करता है? क्या लिपिड सिंथेसिस से, क्या प्रोटीन सिंथेसिस से, क्या एनर्जी प्रोडक्शन से, या फिर DNA रेप्लिकेशन से? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स रखता है जो कि अटैच होते हैं अपनी ही सरफेसेस पे, और ये हमें क्या देता है? रफ अपीयरेंस देता है। क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं उन्हीं की सरफेस पे, जिसकी वजह से रफ अपीयरेंस देता है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सीन करते हैं। और ये जो राइबोसोम्स हैं, ये साइट है किस चीज के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, स्पेशली फॉर प्रोटीन्स दैट आर सिक्रेटेड, स्पेशली उन प्रोटीन्स के लिए जो सिक्रीट होती हैं, जो इंसर्ट होती हैं मेम्ब्रेन में, और जो लाइजोसोम्स के लिए सेंड की जाती है। ठीक है, तो और इसलिए इसका आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का राइबोसोम्स। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है लिपिड सिंथेसिस। का आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि लिपिड सिंथेसिस कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंड एनर्जी प्रोडक्शन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और DNA रेप्लिकेशन हमारा न्यूक्लियस करता है। ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है, बहुत चंट हो गए वैसे भी तुम। विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल? तो सबको इसका आंसर बताया है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? तो आंसर है विटामिन डी। देखो कहीं भी अगर आएगा ADEK, एडैक, ठीक है, एडैक हमारा क्या है? फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आर फैट सॉल्युबल। अगर वाटर सॉल्युबल की बात की जाएगा तो बी और सी, ये वाटर सॉल्युबल है। तो विटामिन डी इज द फैट सॉल्युबल। तो जो विटामिन है उनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया है, एक फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल ADE जैसे मैंने बताया, और ये डिसॉल्व होते हैं किसमें? फैट्स में। ओके, फैट में डिसॉल्व होने वाले फैट सॉल्युबल स्टोर होते हैं लीवर के अंदर और फैटी टिश्यूज में। वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स हुआ, चाहे कोई सा भी विटामिन बी हो, चाहे B1 B2 कोई सा भी हो, विटामिन सी, ये क्या हमारे वाटर सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए बोला भी जाता है कि जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं उनको डेली लेना जरूरी है, क्योंकि वो स्टोरेज नहीं हो रहा है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल जो डिसॉल्व होते हैं वाटर में और स्टोर नहीं हो पाते हैं किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि एक्सक्रीट होते चले जाते हैं, वाटर सॉल्युबल है इसलिए। विटामिन B1 जिसको थायमीन बोलते हैं वाटर सॉल्युबल है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड वाटर सॉल्युबल है। और विटामिन B12 जिसको कोबालामीन बोलते हैं, ये भी हमारा वाटर सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम? कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है? लाइजोसोम, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल that contain digestive enzyme? आंसर इज लाइजोसोम। लाइजोसोम हमारे क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसको बोला जाता है, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू ब्रेकिंग डाउन वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स के लिए। कुछ भी चीज को ब्रेक करना है, तोड़ना है, ठीक है, काटना फाटना है ऑर्गेनेल के अंदर, तो ये काम होता है हमारा लाइजोसोम्स का। सेल डेब्रिस, जो सेल की जो गंदगी है, जो वेस्ट है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम, उसको 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 बाहर निकालने का काम। और फॉरेन पार्टिकल्स को भी ये ब्रेक डाउन करता है, कि बाहर से कोई पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आया और तो लाइजोसोम क्या करेगा? उसको ब्रेक डाउन करेगा ताकि वो जल्दी जल्दी नष्ट हो जाए। ये परफॉर्म करते हैं ऑटोफेगी। इस टर्म को याद रखना, ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब होता है सेल्फ डाइजेशन ऑफ डैमेज सेल पार्ट्स।
सेल्फ डाइजेशन मतलब खुद का ही जो जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो खुद ही डैमेज हो रही हैं, उसको भी ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम्स के अंदर, जो हमारे एंजाइम्स हैं उनकी बात हो रही है। और सेल्स को, लाइसोसोम्स को और क्या कहा जाता है, मैंने क्वेश्चन में भी पूछा था, सुसाइडल बैग किसको कहा जाएगा, तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है ड्यू टू देयर एबिलिटी टू डाइजेस्ट सेलुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि उनके अंदर ऐसी एबिलिटी है, वो सेलुलर कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं जब कोई भी मेम्ब्रेन या सेल डैमेज होती है, रप्चर होता है। राइबोसोम इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, अभी हमने एक क्वेश्चन पहले देखा। गोल्जी एपरेटस के बारे में अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मॉडिफाइज करता है, पैकेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है किसका, प्रोटीन्स का, इसलिए गोल्जी एपरेटस भी यहाँ पर सही नहीं है। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, जो कि एनर्जी को फॉर्म करता है एटीपी की फॉर्म में, तो इसलिए भी यहाँ पर इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है, लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट इन ह्यूमन इज, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा है, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन या फिर यूरिक एसिड, और आंसर हो जाएगा इसका यूरिया। तो यूरिया हमारा क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो कि एक्सक्रीट करता है हमारी बॉडी से यूरिया। प्रोड्यूस होता है यूरिया कहाँ से, लीवर से, थ्रू यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल का कहीं भी अगर क्वेश्चन आए कि यूरिया साइकिल को हम और क्या बोलते हैं, या फिर लीवर के थ्रू जो यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सी साइकिल के थ्रू होगा, तो उसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ओके, यूरिया इज लेस टॉक्सिक होता है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है वाटर में रेदर देन अमोनिया, और एक आइडियल एक्सक्रीशन प्रोड्यूस करता है यूरिन का। अमोनिया इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि टॉक्सिक है, वेस्ट तो ये भी अमोनिया भी है लेकिन टॉक्सिक है, और ये एक्वाटिक एनिमल्स का वेस्ट है। क्रिएटिनिन एक माइनर वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि क्रिएटिन फॉस्फेट बनाता है, मसल्स में से क्रिएटिन फॉस्फेट को बाहर निकालता है। और यूरिक एसिड की बात की जाए तो ये मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, किसके लिए, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के लिए। रेप्टाइल्स बोले तो ये सांप होते हैं ना, जो रेंगने वाले रेप्टाइल्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, जिनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन। आप बताओ, मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि सेल ऑर्गेनल जो कि एटीपी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम। और इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे पूरी उम्मीद है सबको आता होगा, जो भी लोग ये इस लेक्चर को देख रहे हैं सबको पता होगा, और नहीं पता है तो इसका आंसर ध्यान रखेगा हमेशा के लिए कि सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको क्या बोलते हैं, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो शू शेप का होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस, क्यों, क्योंकि पावर मतलब एनर्जी, तो क्योंकि ये क्या जनरेट करते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाते हैं। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी को। और एनर्जी हमारी, अगर कोई पूछे कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, तो एटीपी इज द करेक्ट आंसर। इट दिस अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन से ये प्रोसेस होता है कि एटीपी बन रहा है, जैसे कि क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होती है जो कि एटीपी फॉर्म करती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बनाती है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होते हैं जो कि एटीपी को फॉर्म करती है। न्यूक्लियस की बात की जाए तो यहाँ पर इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज को। इसके अंदर डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करती है। गोल्जी एपरेटस मैंने बताया प्रोटीन के पैकेजिंग में, मॉडिफाइंग में हेल्प करती है। और लाइसोसोम्स तो अभी हमने पढ़ाई कि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करती है जो कि वेस्टेज को ब्रेक डाउन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू फॉर्म्स टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। कौन सा टिश्यू है जो कि टेंडन्स और लिगामेंट को फॉर्म करता है। बोलते हैं ना कि टेंडन टूट गए, लिगामेंट टूट गए, डैमेज हो गए, खेल रहे थे, चोट लग गई, तो कौन सा टिश्यू है जो कि टेंडन्स और लिगामेंट्स को बनाता है। एपिथेलियल, डेंस कनेक्टिव, कार्टिलेज या फिर एडिपोज।
तो आंसर हो जाएगा इसका डेंस कनेक्टिव। देखो जो टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं ये बने होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि विच हैज क्लोजली पैकेज्ड कोलेजन फाइबर्स। क्योंकि ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है ना ये आपस में इतने ज्यादा ऐसे बंधे होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास एकदम चिपके हुए होते हैं। किससे? कोलेजन फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर्स आपस में बहुत ज्यादा ऐसे बाइंड रहते, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, जो कि इस टिश्यूज के लिए स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करती है और फ्लेक्सिबिलिटी कॉज करती है। टेंडेंस की बात की जाए तो कनेक्ट करते हैं मसल टू बोन, जो मसल बोन से कनेक्ट हैं, ठीक है। मसल, हमारी बॉडी की जो मसल है वो बोन से कनेक्ट है और उनको आपस में जोड़ रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेंडन्स। और लिगामेंट्स बोन से बोन को जो जुड़ी हुई टिश्यूज है दैट इज लिगामेंट्स। एपिथेलियल टिश्यू इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू तो हमारी बॉडी की सरफेस एरिया को कवर करती है। कार्टिलेज हमारी बॉडी के सपोर्ट करती है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं उनके लिए। और एडिपोज टिश्यू की बात की जाए तो एडिपोज टिश्यू में हमारे जो फैट्स हैं वो स्टोर होते हैं, इंसुलेशन और कुशन का काम करती है इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन विच ब्लड सेल, और इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए आपको। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन विच ब्लड सेल? WBC, प्लेटिलेट, RBC या फिर प्लाज्मा। और आंसर हो जाएगा इसका RBC। RBCs के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और RBC क्या है? रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। हीम बोलते हैं ना, HEME। हीम क्या? एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। और इसका काम की बात की जाए तो फंक्शन क्या है इसका? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कहां से? लंग से अदर बॉडी टिश्यूज तक, और कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से बॉडी से बाहर निकालने के लिए, लंग्स फॉर द एक्सहेलेशन। WBC इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और प्लाज्मा हेल्प करता है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जो हमारा लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जो कि न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है, दैट इज प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब बताना है मेन साइट जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी के अंदर। राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका आंसर मुझे बिल्कुल सही चाहिए, घुमा फिरा के मैंने पूछा है, तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम क्या है? मेन साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की हमारे लिविंग सेल्स के अंदर, मतलब हमारे जितने भी लिविंग बॉडीज है सबके अंदर राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि ये रीड करते हैं मैसेंजर आरएनए को, मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस पकड़ते हैं, असेंबल करते हैं, ढांचे को क्लियर करते हैं, असेंबल करते हैं, किसको? अमीनो एसिड को, कि कौन सी चेन किसके बाद आनी है, कौन सा सीक्वेंस किसके बाद आना है, ये मैसेंजर आरएनए क्लियर करता है, पढ़ता है और असेंबल करता है अमीनो एसिड को इनटू प्रोटीन्स। किसमें? अमीनो एसिड को प्रोटीन्स में, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। जैसे ही मैसेंजर आरएनए को जिस तरीके से नोटिफिकेशन मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा, जैसा वो पढ़ेगा वैसे ही वो सीक्वेंस बनाएगा। और ये सीक्वेंस किसकी वजह से आ रहा है? जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं मैसेंजर आरएनए को वैसे। और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम और भी क्या करता है? राइबोसोम में बी फ्री इन साइटोप्लाज्म। तो ये जो हम बनाते हैं ना सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, तो फ्री होते हैं कहां पर? साइटोप्लाज्म में, जो कि बनाते हैं प्रोटीन को, और इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म, वहां से ये फ्री फॉर्म में ये इसका फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। ये अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं फॉर सिक्रीशन और मेम्ब्रेन यूज, सिक्रीशन के लिए, और अगर मेम्ब्रेन को यूज करना है कुछ तो उसके यूज के लिए। गोल्जी एपरेटस का आंसर नहीं होगा क्योंकि ये बताया है ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन के पैकेजिंग को मॉडिफाई करता है। लाइसोसोम आंसर नहीं होगा क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करता है, ब्रेक डाउन करता है वेस्ट मटेरियल का, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है
एटीपी को फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू स्टोर्स फैट इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा टिश्यू है जो कि फैट को स्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर? एडिपोज टिश्यूज, कार्टिलेज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू। तो कौन सा टिश्यू स्टोर करता है फैट को हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी के अंदर जो वसा है वो कहाँ स्टोर हो रही है कि भैया बहुत मोटा आदमी है, इसके अंदर इतना फैट है, तो कहाँ स्टोर है? वो होता है हमारा एडिपोज टिश्यूज में। तो एडिपोज टिश्यूज में फैट स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो एडिपोज टिश्यू एक टाइप है किसका? कोई पूछे एडिपोज टिश्यू क्या है, तो एक टाइप है किसका? कनेक्टिव टिश्यूज का, जिसके अंदर लिपिड या फैट स्टोर होता है किस फॉर्म में? ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म में। मान लो भाई हमने लिपिड प्रोफाइल कराई है किसी की और पता चला है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स है उसका बहुत हाई लेवल हो गया है, ठीक है, तो उससे नुकसान क्या होगा भाई? कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाएगी। तो ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो एक साइड में हम रख देते हैं, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड है वो स्टोर कहाँ है, कैसे पता चलेगा? तो एडिपोज टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यूज एक टाइप का। ओके, ये एक्ट करता है एनर्जी रिजर्व की तरह। एनर्जी, जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, ये एनर्जी यूज करता है हमारा बॉडी। थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है, और एक कुशन की तरह काम करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। भाई जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि ट्राइग्लिसराइड्स बिल्कुल नीलबट्टे सन्नाटा हो गया, नहीं, फैट तो जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि ट्राइग्लिसराइड्स लेवल अब बहुत ज्यादा हो जाए। इसके दो काम और भी है, क्या? इसके दो टाइप और भी हैं। पहला है व्हाइट एडिपोज टिश्यूज, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाइट एडिपोज टिश्यू जिसका काम होता है फैट को स्टोरेज करना, और एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। भाई दुनिया में दो ही रंग है, व्हाइट मतलब गोरा और सांवला। तो व्हाइट एडिपोज टिश्यूज का काम होता है फैट को स्टोर करना, और ब्राउन एडिपोज टिश्यूज का काम होता है हीट को जनरेट करना। इस तरीके से समझ लो, जितना ज्यादा कलर डार्क होगा उतना ही हीट ज्यादा लगती है। भाई काले कपड़ों में ज्यादा हीट लगती है ना, बस ऐसे समझ लो। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज में क्या होता है? हीट जनरेट होती है, और स्पेशली किसमें? जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। कार्टिलेज की बात की जाए तो ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबल सपोर्ट्स टू द जॉइंट, और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज मैंने बताया है ये फॉर्म करते हैं टेंडन्स को और लिगामेंट्स को। एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो कवर करते हैं बॉडी के सरफेस को। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बोन। अब ये क्वेश्चन शायद ही आपने कहीं देखा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जिसको पता है या पता था, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर नहीं पता है तो इसको ध्यान रखना। कहीं अगर क्वेश्चन आए कि बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट बोन की कौन सी है, ऑस्टियोन, कॉन्ड्रोसाइट, ट्रेबिकुला या फिर हैवर्सियन कैनल, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑस्टियोन। तो ऑस्टियोन क्या हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है बोन की। तो ऑस्टियोन को हम और क्या बोलते हैं? ऑस्टियोन को हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज हैवर्सियन सिस्टम। अब आप कहोगे भाई मैम ने तो एग्जाम्पल पीछे हैवर्सियन कुछ तो देखा था, तो हैवर्सियन सिस्टम ये हैवर्सियन कैनाल है जो कि टाइप है ओस्टियोन का। ओस्टियोन इज नॉट ऑल्सो नोन एज हैवर्सियन कैनल, इट इज कॉल्ड हैवर्सियन सिस्टम, हैवर्सियन सिस्टम। और ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है बोन कॉम्पैक्ट की, ढांचे की। तो ओस्टियोन में होता क्या क्या है? तो एक होता है कंसेंट्रिक लैमिले। कंसेंट्रिक लैमिले क्या? एक रिंग है कैल्सिफाइड मैट्रिक्स की। एक सेंट्रल होता है हैवर्सियन जिसको बोल रहे हैं, एक हैवर्सियन कैनाल जिसको बोल रहे हैं। तो टाइप है हैवर्सियन कैनल। तो एक सेंट्रल हैवर्सियन कैनल है जो कि ब्लड वेसल्स और नर्व्स को रखता है। और ओस्टियोसाइट्स होते हैं इसके अंदर। ओस्टियोसाइट्स क्या है? बोन के सेल हैं जो कि छोटे छोटे स्पेसेस में रहते हैं, जैसे कि जिसको हम लैकुने बोलते हैं, और ये कैनालिकुली से कनेक्ट होते हैं। ओके, बात समझ में आ गई? ओके, समझ में आई तो अच्छी बात है। क्रोंडोसाइट इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि सेल ऑफ कार्टिलेज है, बोन का नहीं। ट्रेबिकुला फाउंड होता है स्पंजी बोन में। कहां पर होता है? जो स्पंजी बोन है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट नहीं है। और हैवर्सियन कैनल ये पार्ट है ओस्टियोन का। हैवर्सियन सिस्टम को तो बोला जाता है लेकिन ये पार्ट है, सेंट्रल कैनाल है, तो बेसिक यूनिट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस। कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि लिपिड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अब तो बता दो मुझे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर, गोल्जी एपरेटस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। भाई साहब अब तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सही बता दो।
और आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड में, ठीक है। लिपिड बोले तो फैट, जैसे कि फॉस्फोलिपिड। आपने सुना होगा हमारी जो स्किन है, जो हमारी जो लेयर है, जो हमारी मेम्ब्रेन है, किससे बनी होती है? बाइलिपिड होती है ना, बाइलिपिड फॉस्फोलिपिड होती है। फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड मतलब फॉस्फोलिपिड। स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 टाइप के लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है। और फंक्शन की बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन्स। हमारी बॉडी के अंदर मान लो कोई भी ड्रग गई, ठीक है, या फिर कुछ भी हमने ऐसा सब्सटेंस खा लिया जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसे तुरंत बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो आजकल बहुत फेमस है कि डिटॉक्स करो बॉडी को। डिटॉक्स मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर गंदगी है उसको बाहर निकालो। तो ड्रग्स का डिटॉक्स करती है, पॉइजन का डिटॉक्स करती है, बॉडी को जल्दी से जल्दी क्लियर आउट करती है, स्पेशली इन द लीवर सेल। और ज्यादातर ये कहाँ हो रहा है? लीवर सेल के थ्रू हो रहा है। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन को स्टोर करती है। कभी भी अगर फार्माकोलॉजी पढ़ोगे कि एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, कैल्शियम रिलीज हो रहा है, तो कहाँ से हो रहा है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहाँ पर? मसल सेल्स में, जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जो कि राइबोसोम का काम है। गोल्जी अपरेटस तो पता ही है, अब पैकेजिंग में, शॉर्ट में, मॉडिफाई में प्रोटीन की हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एटीपी जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन भी शायद ही तुमने कहीं देखा होगा, फंक्शनल यूनिट क्या है लीवर की? हिपैटोसाइट, लोब्यूल, एसिनस या फिर साइन्यूसॉइड? आंसर हो जाएगा इसका लोब्यूल। लोब्यूल, लीवर, लोब्यूल, एल, ठीक है, ऐसे याद रख लेना अगर यही क्वेश्चन कहीं आता है तो विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर? लोब्यूल। और लीवर लोब्यूल क्या है? लीवर को लोब्यूल बोल रहे हैं, तो लीवर लोब्यूल इज हेक्सागोनल। क्या होते हैं ये? हेक्सागोनल होते हैं। हेक्सा मतलब 6, जिसके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ हिपैटोसाइट्स अराउंड सेंट्रल वेन। जो सेंट्रल वेन है उसके चारों तरफ, उसके आसपास क्या होते हैं? हिपैटोसाइट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं बॉडी से, टॉक्सिन्स को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बाइल का प्रोडक्शन करते हैं और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अक्सर आपने पढ़ा होगा लीवर का काम मेटाबोलाइज करने का है। हिपैटोसाइट क्या है? लीवर सेल है जो कि फंक्शनल इन ग्रुप है, नॉट यूनिट। फंक्शनल यूनिट नहीं है, फंक्शनल इन ग्रुप है। एसिनस इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि फंक्शनल यूनिट है किसकी? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ग्रेडियंट्स की स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और साइनसॉइड क्या है? कैपिलरी चैनल है हमारे लोब्यूल्स के अंदर, एक पूरी फंक्शनल यूनिट नहीं है। क्वेश्चन में था फंक्शनल यूनिट, तो आंसर हो जाएगा लोब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मेन एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन। कौन सा मेन एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? तो मेन एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है होगा हमारा तो मेन एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होगा सोडियम। तो सोडियम क्या है? मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है हमारी बॉडी के अंदर, और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला, ये मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को। हमारी बॉडी के अंदर कितना पानी होना है, कितना फ्लूइड रहना है, उसको बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। दूसरा काम है जनरेट करने का एक्शन पोटेंशियल। जैसे कोई सिग्नल मिला तो सोडियम का इनफ्लक्स होता है, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होता है, कुछ याद अगर आ रहा होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है नर्व्स का और मसल्स का। तीसरा काम है न्यूट्रिएंट को सपोर्ट फैसिलिटेट करता है। न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होना, भाई एक जगह से न्यूट्रिएंट्स को जाना, ये फैसिलिटेशन का काम होता है किसका? मेजर एक्स्ट्रासेलुलर कैटायन का, दैट इज सोडियम। पोटेशियम इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन है। कहीं अगर क्वेश्चन आए इंट्रासेलुलर कैटायन देन पोटेशियम। कैल्शियम इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इंपोर्ट होता है बोन स्ट्रक्चर के लिए, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मैग्नीशियम भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर इंट्रासेलुलरली ये एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स। एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल हेल्प इन इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। कौन सा ब्लड सेल है जो कि इम्यूनिटी
के लिए हेल्प करता है एंटीबॉडीज को बनाने के लिए, या फिर कह सकते हो कौन सी ब्लड सेल है जो कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है और इम्यूनिटी में हेल्प करती है? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स या फिर न्यूट्रोफिल्स? और आंसर हो जाएगा इसका बी लिम्फोसाइट्स। प्लान ए फेल हो गया, एंटीबॉडीज नहीं बन रही हैं, तो प्लान बी काम आएगा, तो बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? बी लिम्फोसाइट्स ऐसी ब्लड सेल है जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, तो बी सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स को क्या बोला जाता है? बी सेल्स बोला जाता है। और एक टाइप है ये किसका? ब्लड सेल का, वाइट ब्लड सेल का टाइप है जो कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी को जनरेट करता है। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब जो बाय बर्थ नहीं है, पैदाइशली इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, धीरे धीरे, हम बोलते हैं ना हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें अच्छी डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल लेनी चाहिए, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो हम जनरेट कर रहे हैं व्हेन एक्टिवेटेड बाय एंटीजन। मान ये कैसे हो रहा है ना, तो ये कैसे होता है, मान लो ये आप हो, ठीक है, कोई एंटीजन आया बाहर से, एंटीजन कोई आदमी नहीं है, एक कोई भी जर्म हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी माइक्रोब्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई पॉलन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एंटीजन हमारी बॉडी पर अटैक करेंगे तो हमारी बॉडी पे कौन आया? एंटीजन आया। तो बी सेल्स क्या करती हैं? बी सेल डिफ्रेंशिएट होती हैं कहाँ के लिए? प्लाज्मा सेल के लिए। ठीक है, प्लाज्मा सेल को सिग्नल दिया, प्लाज्मा सेल क्या करेगी? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज को, किस फॉर्म में? इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म में। या फिर एंटीबॉडीज किस फॉर्म में होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म में होती है, जो कि किससे बाइंड होगी? एंटीजन से बाइंड होगी और एंटीजन को मार भगाएगी। इसका मतलब एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, जो भी पैथोजन, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी पे हमें नुकसान पहुंचा रहा है उसके अगेंस्ट। ओके, टी लिम्फोसाइट इसका आंसर नहीं हुआ क्योंकि इन्वॉल्व होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, मतलब ये किल करता है इन्फेक्टेड सेल्स को, हेल्प करता है अदर इम्यून सेल्स के लिए। मोनोसाइट इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि डिफरेंशिएट होता है इनटू मैक्रोफेजेस एंड एंगल्फ पैथोजन। मोनोसाइट्स क्या है? एक मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं और एंगल्फ करते हैं पैथोजन को, ठीक है, डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं। और न्यूट्रोफिल्स क्या है? न्यूट्रोफिल्स हमारे फेगोसाइटिक सेल्स हैं जो कि इंजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को। ये पार्ट होता है इन्नेट इम्यूनिटी का। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब जो बचपन से होती है, कि यार वो बचपन से बहुत बीमार होता है, यार कोई बच्चा है जो बचपन से उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, कैसे? क्योंकि न्यूट्रोफिल्स के थ्रू। इन्नेट इम्यूनिटी उसकी इतनी स्ट्रांग है कि वो बैक्टीरिया या पैथोजन जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, उसकी बचपन से ही इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि उसके अगेंस्ट वो लड़ जा रहा है। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट, बी सेल्स के थ्रू। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, विच प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन या फिर फाइब्रिनोजन? तो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। आपने सुना होगा जब हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे थ्रोम्बिन होता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनते हैं? थ्रोम्बिन बनते हैं, थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजेन बनते हैं, और ये फाइब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट करते हैं? फाइब्रिन्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये फाइब्रिन्स क्या है? क्लॉट है एट दी एंड। तो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? लीवर के द्वारा, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड क्लॉटिंग में। जिस टाइम क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लॉट का मतलब क्या है कि थक्का बनना, कि चोट लग गई है उसके बाद वो ब्लैक कलर की जो पपड़ी बन जाती है, दैट इज क्लॉट, दैट इज थक्का। तो ड्यूरिंग क्लॉट फॉर्मेशन, जिस टाइम ब्लड क्लॉटिंग चल रही है, तो फाइब्रिनोजेन जो है वो किस में कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में। किसकी हेल्प से? एंजाइम थ्रोम्बिन। ठीक है, और ये जो फाइब्रिन्स हैं ये एक मैश बनाते हैं, एक मैश मतलब एक ऐसा मैट जैसा जालीदार जो कि ट्रैप करता है ब्लड सेल को। तो ब्लड सेल यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? क्लॉट बनता है, या फिर जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। एल्बुमिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को। ग्लोबुलिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इंक्लूड करता है इसके अंदर एंटीबॉडीज और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को।
हीमोग्लोबिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि आरबीसीज में पाया जाता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो यहाँ पर हमारे आंसर 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुए होंगे और फर्दर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। आई विश कि ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, चाहे कि ये केजीएमयू वाले हों, चाहे आरजीपीवी वाले हों, चाहे कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम वाले हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हों। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। टेलीग्राम फेसबुक इंस्टा को भी आप ज्वाइन कर दीजिए, मैंने ऐड कर दिए हैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।